हमारा अगला टॉपिक है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल देखा जाए तो हमारे सिलेबस में केवल डेफिनेशन ही है और वो भी 11th में है। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा बहुत सॉलिड एंगल को बताया गया है, लेकिन बहुत डिटेल नहीं है और ना ही सॉलिड एंगल का कोई डेरिवेशन है। ठीक है, तो हम यहां पर थोड़ा सॉलिड एंगल को पहले समझते हैं, सॉलिड एंगल का एक विजुअलाइजेशन हो जाए और फिर सॉलिड एंगल का एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ फ्लक्स के क्वेश्चन है। ठीक, तो सॉलिड एंगल को बहुत ध्यान से आप समझिए। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से बोलें तो सॉलिड एंगल की यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज अ 3D एंगल। आप लोगों ने जिस एंगल की प्रैक्टिस की है वो प्लेन पर एंगल 2D एंगल होता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब जो आपने पढ़ा है। ये 3D एंगल है जो कि एनक्लोज्ड बाय कोनिकल सरफेस एट द वर्टेक्स। ठीक है, इसको हम और डिटेल में समझते हैं, उसके लिए आप एक सेकंड जो पॉइंट है वो समझिए। इट इज अ 3D एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस एट अ पॉइंट बाय ज्वाइनिंग इट्स पेरिफेरी पॉइंट्स टू दैट पॉइंट। अब इसको समझने के लिए आप मानिए कि ये जो बोर्ड है इसकी ये पेरिफेरी है और इस पेरिफेरी के सारे पॉइंट से एक दूसरे को टच कराते हुए जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करे और आपकी आंख पर सारी की सारी लाइन आकर मिल जाए। तो वो जो आपकी आंख है वो पॉइंट है जहां पर एंगल हमें देखना है। ठीक है, तो आप इमेजिन करके देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है और रेक्टेंगुलर बोर्ड के हर पॉइंट से लाइन आ रही है, तो आपके आंख पर एक पिरामिड बनेगा। ठीक है ना, और वो जो एंगल बनेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, अगर यहां पर सर्कुलर फेस ले तो इमेजिन करना आसान होगा कि बाउंड्री पर एक एक पॉइंट से जो लाइन आ रही है वो आपकी आंख पर एक कोन बना रही है और कोन में जो एंगल बना वो है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इस सॉलिड एंगल के बारे में हमें पढ़ना है। तो सॉलिड एंगल है क्या? कोई भी ज्योमेट्री है उसकी पेरिफेरी पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट से लाइन ड्रॉ करके एक पॉइंट पर मिला दो। तो जिस पॉइंट पर उस पेरिफेरी के सारे पॉइंट आकर मिल रहे हैं, सारे पॉइंट से जो लाइन आपने ड्रॉ की है वो आके मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा 3D एंगल, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। जैसे ये मैंने दिखाया, इसको एक बार हम लोग और अच्छे से समझ लें कि ये जो एंगल है ये कैसा है। ये ऐसा एक प्लेन होगा, एक ऐसा प्लेन, और ये एंगल खुद एक सर्कल होगा। समझ रहे हैं आप? ये एंगल एक, और ये एंगल एक सर्कुलर प्लेन है। ठीक है, तो कोन पर बना हुआ ये जो सर्कुलर प्लेन है इसे हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। ठीक, और इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 10th में। ये रजिस्टर के लिए भी जो यूनिट होती है उसमें भी यूज होता है, ओम बोलते हैं, ओमेगा। तो वही सिंबल है, ओमेगा इसका नाम है, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी स्टेरेडियन। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहां पर प्लेन एंगल भी बताया और प्लेन एंगल को ये फॉर्मूला सारे लोग जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इस बात को याद रखिए, ये जो आर्क हम लेते हैं ये आपने एक दो लाइन ली, इनके बीच का प्लेन एंगल, और इनका जो एंगल बाइसेक्टर पास हो रहा है, जो एंगल बाइसेक्टर लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो एंगल बाइसेक्टर लाइन है वो परपेंडिकुलर है। अगर एंगल बाइसेक्टर लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगी तो, जैसे कि मैंने बोला कि ये डीएल था, एक लाइन और एक लाइन, तो आपने ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया इस पे आपने ज्योमेट्री एक्सटेंड की और यहां पर आपने एक परपेंडिकुलर लिया और ये जो लाइन जा रही है ये परपेंडिकुलर है, तो डेल्टा एल का परपेंडिकुलर इधर है, ये जो आपने डैश डैश लाइन ड्रॉ की है इसका परपेंडिकुलर ये है, तो आपने इसे डेल्टा एल का कंपोनेंट लिया इस तरफ। ठीक है, और ये डेल्टा एल का जो कंपोनेंट आया वो क्या आया? डेल्टा एल कॉस अल्फा। डन। ये है परपेंडिकुलर, यहां कंपोनेंट आएगा, एरिया का कंपोनेंट ये, डेल्टा एल का कंपोनेंट यहां पर डेल्टा एल कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये है आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा में आर्क, रेडियस और थीटा। तो आर्क जो है वो एंगल बाइसेक्टर का परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ये बात प्लेन एंगल पे हम लोग नोट करते हैं।
तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में आर्क एंगल बाइसेक्टर का परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसी को यूज करते हुए हम सॉलिड एंगल का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए जल्दी से। हमें जो क्वेश्चंस करने हैं फ्लक्स के, उसमें जो सॉलिड एंगल यूज होगा, उसमें जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला यूज होगा, वो हम यहां पर डिराइव करने जा रहे हैं। पहले एक जनरल फॉर्मूला और उसके बाद जो क्वेश्चन यूज होंगे, क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो डिराइव करेंगे। अब जो सॉलिड एंगल का जनरल फॉर्मूला है वो आप देखिए, बहुत कम जगह होंगी जहां पर आपको ये डेरिवेशन मिलेगा। तो एग्जैक्ट अगर डेरिवेशन की बात की जाए तो वो यहां पर डिस्कस नहीं हो रहा है, एक आइडिया देने की कोशिश की जा रही है कि सॉलिड एंगल होता क्या है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि ये एक कोण और ये है कोण का बेस, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन जो यहां से पास हो रही है सेंटर से। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग का ध्यान रखिएगा कि ये बराबर बराबर ही आपको दिखे। अच्छा, अब यहां पर आप अगर 1 सेंटीमीटर पे एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर की जगह आप कोई भी यूनिट डिस्टेंस ले लें, मिलीमीटर, मीटर, मतलब हर जगह फिर वो यूनिट सेम होगा। मिलीमीटर आप ले रहे हैं तो हर जगह मिलीमीटर में डिस्टेंस ले, सेंटीमीटर ले रहे हैं तो हर जगह सेंटीमीटर में ले, ये कहना है। तो ये एक यूनिट डिस्टेंस हो गई, और सेंटर से जो डिस्टेंस है उसे आप ले लें x। और यहां पर भी एक आप सर्कुलर एरिया शो करें। ये जो यूनिट डिस्टेंस पे सर्कुलर एरिया है पाई आर स्क्वायर आएगा, यही सॉलिड एंगल है। ठीक है, ये जो यूनिट डिस्टेंस पे आपने एरिया लिया है यही सॉलिड एंगल है। अब यहां पर कंफ्यूजन ये होगा कि सबने पढ़ा है कि सॉलिड एंगल तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिट होती है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ये एक लॉजिक से आपको चीज समझाई जा रही है कि सॉलिड एंगल को आपको विजुअलाइज कैसे करना है। यूनिट डिस्टेंस पर, वर्टेक्स से यूनिट डिस्टेंस पर जो प्लेन बन रहा है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। प्लेन का एरिया सॉलिड एंगल। अब इसको पता कैसे करेंगे, ये प्लेन आपको गिवन होगा, ये है रेडियस आर, और इसकी रेडियस आपको नहीं पता, वो ले लेते हैं एक्स। यूनिटरी मेथड से अगर सिमिलर ट्राइंगल से देखें तो यहां पर आ जाएगा x अपॉन आर इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 अपॉन एक्स। डन। अगर हम स्क्वायर दोनों तरफ ले लें तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स एक्स ये दोनों ले लिया, इसे ले लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, चलेगा, आर ये डिस्टेंस है। अगर हम यहां पर पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ फर्क पड़ेगा? पाई से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो पाई एक्स स्क्वायर है ये है सॉलिड एंगल, इसका एरिया, इसे हम डिनोट करेंगे डी ओमेगा। ओमेगा को हम लोग डब्ल्यू से भी नोट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम डी ओमेगा ही लिख रहे हैं। और ये एरिया किसका है? ये वाला जो एरिया लिया है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे डी ओमेगा इज इक्वल टू, इसको अगर हम इसका एरिया बोले ds तो चलेगा, ये हो जाएगा ds अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तब है जब ये एरिया जो हमने लिया है वो परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, जैसे कि यहां पर लाइन अगर हम बढ़ा दें और यहां से ऐसा एक एरिया लिया गया होता, ठीक है, ये होता एरिया ds, लेट अस सपोज ये ds होता, तो इस एरिया का ये होता कंपोनेंट और ये आता ds cos थीटा, जैसा अभी हमने प्लेन एंगल में बताया। तो आप यहां पर ds अगर इसका एरिया होता तो इसका एरिया क्या आता? ds cos थीटा। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक,
डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। और जो मैंने लॉजिक बताया वो क्या है कि जो पेरीफेरी है, मान लीजिए कि स्क्वायर होता तो ये वाला जो एरिया बनता वो कैसा बनता, स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ये जो मैंने यहां पर सर्कुलर एक प्लेन लिया और उसकी पेरीफेरी पे जितने पॉइंट्स है वो सारे के सारे आंखों पर एंगल बनाएंगे तो कौन बनेगा। मैं कह रहा हूं अगर ये सर्कुलर की जगह अगर ये रेक्टेंगुलर होता तो यहां पर जो पॉइंट होता जहां पर पेरीफेरी के सारे पॉइंट से लाइन आके यहां पर मिलती, तो यहां पर यूनिट डिस्टेंस पे जो एरिया होता वो भी रेक्टेंगल होता, और उस रेक्टेंगल का जो एरिया है उसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो ये है सॉलिड एंगल का विजुअलाइजेशन, इसे आप याद रखें कि ये सॉलिड एंगल का ये जनरल फॉर्मूला भी है ds cos थीटा। अब अगर हम कोई ज्योमेट्री ले और ये मान लेते हैं स्फीयर, स्फीयर की जगह कोई भी क्लोज्ड सरफेस होती, ये बात याद रखिएगा, स्फीयर की जगह कोई भी क्लोज्ड सरफेस होगी उसके लिए ये चीज ट्रू होने वाली है जो बताने जा रहे हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप कई सारे छोटे छोटे कोन बना दें। आप देखिए यहां पर एक जो कोन बनाएंगे, यहां पर एक कोन बनाएंगे, उस कोन का एरिया ये होगा, और क्योंकि ये जो सरफेस है ये ऑलरेडी ये जो एरिया है ये परपेंडिकुलर है, तो ds cos थीटा जो है वो यहां पर ds ही है, ठीक है। ये एरिया था और इस एरिया से ये था ds cos थीटा। आप इसको जब यहां पर लिख ही रहे तो आप इसको dA लिख देते और इस एंगल वाले एरिया से कंपेयर अगर करते तो ये आता ds cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहां पर ये dA दे रखा है, इसको ds की जगह अगर आप कंफ्यूज हो रहे dA कर लीजिए। अब आपको टोटल डेल्टा ओमेगा, यहां पर एक कोण लेंगे तो ये आएगा, यहां पर एक कोण लेंगे तो ये एंगल आएगा, तो ये कंप्लीट अगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सारे के सारे एरिया ऐड कर दीजिए, इसके सारे एरिया को ऐड करेंगे और ये डिस्टेंस कितनी है r रेडियस, तो सारा एरिया कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर आपको कितना मिला 4 पाई। किसी भी क्लोज्ड सरफेस का टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई आएगा। जैसे प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होती है 2 पाई 360 डिग्री, ऐसे ही सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होती है 4 पाई। सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 4 पाई। तो इससे पहले जो मैंने लिखवाया और ये, इन दोनों को 2-3 बार आप लोग पढ़िएगा। न्यूमेरिकल्स के हिसाब से देखिए तो जो अगला टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं वो आसान है और वही यूज होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आसान है, लेकिन ये सॉलिड एंगल का विजुअलाइजेशन बड़ा जरूरी है। तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा और खुद से अंडरस्टैंड काफी कुछ करने की कोशिश करिएगा। नहीं होता है तो आप कॉल करके मेरे से डाउट्स पूछ लीजिएगा, ठीक है। नोट करिए। अगला क्वेश्चन है, यहां से लेकर यहां तक एक स्फीयर है, केवल इसका एरिया बताना है, ठीक है। स्फीयर के किसी कर्वेचर का आपको एरिया बताना है, ये मैंने फिगर ड्रॉ कर रखा है और यहां पर थीटा और थीटा बराबर एंगल है। मेरे को आगे क्योंकि डेरिवेशन करना है इसलिए इधर मैंने थीटा नहीं लिखा है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, थीटा यहां पर है। तो टोटल एंगल कितना है थीटा और 2 थीटा, और थीटा आप कह सकते हो हाफ ऑफ द एपेक्स एंगल। अगर ये कोण बन रहा है तो कोण का हाफ ऑफ द एपेक्स एंगल है, ठीक है। अब एरिया पता करने का यहां पर तरीका जरा देखिए। ये जो रेफरेंस लाइन है यहां से थीटा अल्फा एंगल पे एक मैंने डी अल्फा एंगल ले लिया। अगर ये नहीं दिख रहा है तो इसको यहां शो कर देते हैं, ये डी अल्फा एंगल है, ठीक है। और ये जो डी अल्फा एंगल मैंने लिया, ये जो डी अल्फा एंगल है, इस डी अल्फा एंगल पे एक रिंग आप लेट करें, डी अल्फा पे एक रिंग लेट करें, ठीक। ये रिंग पूरी है, आपको केवल एक ही हिस्सा दिखाया गया, ये रिंग पूरी है।
अब सोच के देखिए, ये जो कर्वेचर है इस पे एक रिंग, फिर इसके ऊपर एक और रिंग, फिर इसके ऊपर और टॉप पर, तो कई सारी रिंग मिलके वो कर्वेचर बना देंगी। ठीक, अब आप इस रिंग को अगर देखें तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है, आर डी अल्फा। इस रिंग को अगर हम खोलें तो इस रिंग का एरिया कितना मिलेगा, आप देखें यहां से ये है रेडियस x, और अगर ये r है तो ये होगा x होगा r साइन अल्फा, होगा या नहीं। तो आप इस पूरे की लेंथ क्या लिखेंगे, 2 पाई, ये जो रिंग है 2 पाई x 2 पाई r साइन अल्फा, और ये विड्थ कितनी है, r डी अल्फा। डन, ये है रिंग। समझ रहे हैं इसमें क्या किया गया है, ये जो एक साइड आपको दिखाई गई है ये डैश डैश करके, यही पूरे पर है। ठीक है, इसको जब आप खोलेंगे तो ये एरिया, ऐसी कई सारी रिंग है तो सबके एरिया ऐड कर दीजिए, ये है सिंपल टेक्निक। इसका एरिया आ जाएगा 2 पाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा, 2 पाई आर स्क्वायर, इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। लिमिट कैसे लगेगी, 0 से थीटा, है ना। आप कहोगे 2 थीटा क्यों नहीं, माइनस थीटा से 2 थीटा, क्योंकि रिंग पूरी कवर हो रही है ना दोनों तरफ। तो यहां पर लिमिट आप लगाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 0 से थीटा लिमिट, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये अपने आप में याद करने वाली चीज है कि आपको कर्वेचर का एरिया पता हो। अब अगर हमें इस कोन के लिए सॉलिड एंगल पता करना है कि यहां पर सॉलिड एंगल कितना बन रहा है, तो ये देखिए छोटी सी आर्क यहां से कितनी दूरी होगी, आर 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 ही दूरी होगी। तो यहां पर आप सॉलिड एंगल पता कर सकते हैं, एरिया, इसको डी ए ले लें डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो कितना आएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपको कोन के लिए सॉलिड एंगल जो है वो याद रखना है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नोट करिए इसको।